Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है 22 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सो जल्दी से ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया होता है हर वीडियो में, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना फीडबैक दें हमें कि वीडियो कैसी लग रही है, उससे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की और मौका मिलेगा। और आप वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकती हैं, सभी के साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड गाइस वीडियो फुल देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं रेगुलर आपके। सो जितना आप रेगुलर करंट अफेयर्स को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेंगी। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा हुआ है, लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है। तो बुक एंड ऑथर से पहला क्वेश्चन है। सो इसके लेखक का नाम बताना है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टीव वॉ। इंग्लिश में भी मैं नाम लिख देती हूँ, कभी कभी इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश में आपको लिखा हुआ आएगा स्टीव वॉ। ठीक है, WAUGH, साइलेंट है इसमें GH। सो स्टीव वो जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। अगर आपको पता होगा, ये पूरी जो बुक है ये पूरी क्रिकेट पर आधारित है। इसमें उस बुक में जो है वो जो दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का जो मैच हुआ था ईडन गार्डन में, उसके पूरे इतिहास को यहाँ पर दोहराया गया है। 1987 में जो विश्व कप की जो जीत मिली थी, उस पूरी जीत को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पूरी जो बुक है ये पूरी क्रिकेट के एक्सपीरियंस पर आधारित है कि भाई यहाँ पर आप, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी एक तरीके से जीवनी भी है कि उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया है। सो बुक के लेखक कौन है? स्टीव वॉ हैं और इस बुक को लॉन्च किया है अभी हाल ही में, जो ये बुक है लॉन्च हुई है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एंड ये क्वेश्चन आप देखना ज़रूर, एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि जितने भी आप अपनी एक्सपीरियंस लाइफ का कोई अगर क्रिकेटर हो, कोई फेमस सा पर्सन हो, वो लिखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो आंसर ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, किस इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप, याद रखना है इसका नाम भी, मार्स मिशन जो है वो लॉन्च किया है? द आंसर इज UAE। UAE फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, या और हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त अरब अमीरात, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और UAE ने ही अपना जो पहला मार्स मिशन है जिसका नाम होप है, इसे अभी लॉन्च किया है। इसे लॉन्च जो किया गया है, इसे जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये जो होप मिशन है, लगभग 7 महीने की यात्रा करने के बाद ये मंगल ग्रह जो मार्स प्लैनेट है उसकी ऑर्बिट में जो है वो ये प्रवेश करेगा और वहाँ के जो पूरा रेगुलर जो वहाँ का मौसम है, वहाँ पे नाइट्स वगैरह में कैसा क्लाइमेट होता है, उसका पूरा अध्ययन करेगा। तो इस लक्ष्य के साथ जो है वो इस मिशन को जिसका नाम है होप, इसे जो है वो भेजा जा रहा है। इसके अलावा अगर एक बात करें, जो ये होप मिशन है इसको एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि एमिरेट्स मार्स मिशन के बारे में, सो कंफ्यूज नहीं होना, इसका होप का नाम ही क्या रखा, मतलब दूसरा नाम एक तरीके से इसको एमिरेट्स मार्स मिशन भी बोला जा सकता है। लगभग जो इसका पूरी लागत आई है वो $200 मिलियन की आई है और ये UAE का यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला विदेशी निवेश है। तो क्वेश्चन इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आंसर है इसका UAE। अगर बात करें UAE की, तो UAE की कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। UAE में जो करेंसी चलती है वो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम चलती है, यानी मेन आपको क्या ध्यान रखना है, दिरहम ध्यान रखना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, शेख खलीफा इतना ध्यान रख लेना। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखना UAE इज द राइट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं भाई फटाफट से। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है जल्दी देखते हैं। CS शेषाद्री का जो अभी हाल ही में निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे?
व्हाट वाज अ फेमस पर्सन, वो किस चीज़ में फेमस थे, तो वो एक गणितज्ञ थे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रहेगा। देखिए जितने भी कभी कभी ऐसा निधन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गणितज्ञ थे यानी वो एक फेमस मैथमेटिशियंस थे और ये चेन्नई के रहने वाले थे। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के बाद के समय में सबसे ज़्यादा विख्यात जो थे वो उस टाइम पे भारतीय गणितज्ञ थे। इनको 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे बना के पूछा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये ज्योमेट्री के लिए काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, काफ़ी ये ज्योमेट्री के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो आंसर है सी, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज लॉन्च पुस्तक जिसके लॉन्च उपन्यास यानी नोवेल, तो लॉन्च उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन बी S हुसैन जैदी। ये जो बुक है या ये जो उपन्यास आप कह लीजिए नोवेल है, ये मेनली लिखा गया है जो पॉलिटिक्स में विश्वासघात होता है और जितने भी आतंक वगैरह चल रहा है आजकल आप देखें तो पूरा उस पर आधारित है ये पूरा नोवेल द एंड गेम। इस नोवेल को हॉपर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो S हुसैन जैदी हैं, इन्होंने, आप सभी ने ये अटैक सुना ही होगा 26/11, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो डॉक्यूमेंट्री मूवी देखें, बहुत अच्छी है। 26/11 का जो पूरा आतंकी हमला हुआ था उस पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है टेरर इन मुंबई, उसके सहयोगी निर्माता भी ये रह चुके हैं। ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रखें। बाकी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, आप एक बार ज़रूर करंट अफेयर्स की वीडियो को पढ़ेंगे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और चीज़ों को समझोगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी चीज़ आप समझ रहे हो उसको अच्छे से समझो, उसको अपने डेली रूटीन में रखो, नहीं तो वो आप भूल ही जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। उपन्यास एंड गेम के जो लेखक हैं वो कौन है, S हुसैन जैदी। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। द आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के लिए यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए ये स्कीम जो है वो शुरू की है। इसका मेन पर्पस ये होगा जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको विशेषकर रोजगार मुहैया करवाना, यानी जो युवा वर्ग पीढ़ी है उनको रोजगार मुहैया कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है। इस योजना को उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। यानी कुछ जिलों में अभी ये योजना लॉन्च हो चुकी है जिनका मैंने अभी आपका नाम लिया था, और इसमें जितने भी लाभार्थी होंगे उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सके। मान लीजिए अगर किसी को काम अपना शुरू करना है तो उसके लिए उसे वित्तीय सहायता की ज़रूरत होती है। वित्तीय सहायता उसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करवा रही है तो अपना वो काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकता है, और यही इस योजना का उद्देश्य है और मेनली शेड्यूल कास्ट के लिए योजना शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। CM का नाम मैंने बोला ही है अभी योगी आदित्यनाथ और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क तो ज़रूर ध्यान रखना है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसमें भी सांप की एक नई प्रजाति जो लाल कोरल कुकरी सांप था रेड कलर का जो मैंने बताया था वो अभी हाल ही में देखी गई थी दुधवा नेशनल पार्क में। इतनी सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में सही करनी है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज, किस संगठन ने 7 टन का P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ 7 टन P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। द आंसर इज DRDO। DRDO ने जो है वो इस ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, देखिए जब युद्ध का समय होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पहुँचानी होती है। अब आप अगर सड़क मार्ग से जाओगे या पैदल जाओगे या किसी चीज़ से उसको लेके जाओगे तो भाई युद्ध में तो कोई ले जाने देगा नहीं, उस पर अटैक हो सकता है।
तो इस ड्रॉप सिस्टम से क्या किया जाएगा, पैराशूट के माध्यम से जरूरी जो सामान होता है युद्ध के समय उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना के लिए भारतीय वायुसेना और DRDO ने मिलकर जो है इसे आगरा के मलपुरा में स्थित पैरा ड्रॉपिंग जोन में सिस्टम का पूरा सफल परीक्षण किया है और अच्छे से इसका जो परीक्षण है वो पूरा हो गया है। ये जो हैवी ड्रॉप सिस्टम है ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे विमान से 600 मीटर की ऊंचाई से भी जो है वो इसे छोड़ा जा सकता है। तो ये विकसित किया है DRDO ने। तो काफ़ी अच्छा है, ये हमारी जो सेना है युद्ध के समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर बात करें DRDO की तो फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में चेयरपर्सन है G सतीश रेड्डी। ठीक है, G सतीश REDDY रेड्डी, ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन है। अब मैंने आपको एक बात अभी थोड़े टाइम पहले ही DRDO का बताया था कि DRDO ने एक मिसाइल लॉन्च की है अभी। इस मिसाइल का नाम भी बताया था, क्या था, आकाश मिसाइल। ये जो मिसाइल थी ये सरफेस टू एयर वाली मिसाइल थी, यानी आप सरफेस से अगर आपको किसी पे चोट करनी है, हमला करना है, तो आप इस मिसाइल के थ्रू जो है वो उस पर हमला कर सकते हो। जैसे जेट वगैरह उड़ते हैं, ड्रोन्स वगैरह उड़ते रहते हैं, हमें उन्हें मार गिराना है तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप साथ ही साथ ध्यान रखें। इतनी सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं बिकॉज आप चीज़ों को ज़्यादा सुनोगे तो ध्यान आपको ज़्यादा रहेंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले BHEL यानी भेल, इसके बारे में बता देती हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म सुने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या बोला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। भेल की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में जो इसके CEO हैं उनका नाम है नलीन सिंघल। नलीन सिंघल जो है वो वर्तमान में भेल के CEO हैं। अब ये है क्या, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग आप कह लीजिए कंपनी है, कंपनी कह सकते हैं आप एक तरीके से इसको। ये क्या काम करती है, हैवी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाने का काम करती है और इसी श्रेणी में ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में। तो अब आपको समझ गए होंगे कि भाई ये है क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है ताकि आप चीज़ों को और थोड़ी सी जान पाओ और थोड़ा सा उन्हें याद रख पाओ। अब इसरो की बात कर लें। इसरो तो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में। वर्तमान में जो इसरो के डायरेक्टर हैं कैलाश वादिवू सीवन हैं और इसकी जो स्थापना करी थी, मतलब जो इसरो के संस्थापक थे उनका नाम विक्रम साराभाई था। तो इतनी सारी चीज़ें प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आगे चले अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आंसर क्लियर हो गया होगा। 6 का आंसर था ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 7 इज किस देश में रहने वाली समृद्धि कालिया ने सीमित स्थान पर 100 आसन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो नाम ध्यान रखना, समृद्धि कालिया, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। एक ही स्थान पर उन्होंने 100 अलग अलग आसन किए हैं। अभी किस देश की रहने वाली हैं, तो ये दुबई की रहने वाली हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर D। ये कितने ईयर की हैं, तो सिर्फ ये 11 साल की हैं अभी और 11 साल में ही इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और ये रिकॉर्ड बनाया है 100 आसन करने का एक ही जगह पर। और इसके अलावा उन्होंने अपने पूरे अभी तक 11 साल की उम्र में 3 बार जो है वो विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं और ये जो तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ये बुर्ज खलीफा में उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया था, पूरी प्रस्तुति की थी और गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो उन्होंने दर्ज कर लिया है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने जो 100 आसन किए हैं वो लगभग 3 मिनट 18 सेकंड में उन्होंने 100 अलग अलग आसन करके ये नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम ध्यान रखना क्योंकि आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई रिकॉर्ड किसने बनाया है। समृद्धि कालिया और कहाँ की ये रहने वाली हैं, तो ये दुबई की रहने वाली हैं। तो आपको दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन की ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। भारत का पहला राज्य का नाम बताइए जिसने बिजली लाइनों और
ट्रांसमिशन टावरों को निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग जो है वो शुरू किया है। नेम द 4 स्टेट इन इंडिया which started to use drone to inspect power lines and transmission towers। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ये जो योजना शुरू की है, जो जितने भी देखिए टावर्स वगैरह लगे होते हैं, जो बिजली वाली लाइंस होती है, उसका निरीक्षण करने के लिए बार बार देखिए जाने उसका निरीक्षण किया जाता है। तो ऊपर से हमें टावर लाइंसों का पता नहीं चल पाता, तो किसी को चढ़ना पड़ता था टावर्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से रिस्की भी होता था। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है, ये भी ध्यान रखना। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, जो चीज़ पहले शुरुआत शुरू होती है ना, वो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में क्या होगा, ड्रोन की मदद से जितनी भी पावर लाइंस वगैरह होती हैं या जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक ये जो है वो ड्रोन ऊंचाई पे, मतलब ड्रोन से हम चीज़ों को निरीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। सो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे एंड महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना, साथ ही साथ में याद रहेगा ना, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। द क्वेश्चन इज WFSTDSA द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की रैंक क्या है। मतलब जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट होती है, उसमें हमें भारत की रैंक बतानी है। तो भारत की जो रैंक है वो 15th नंबर पर है भारत। अभी अगर ये बात करें, जो मैंने बोला WFDSA, इसकी फुल फॉर्म होती है विश्व प्रत्यक्ष बिक्री संघ। ठीक है, विश्व प्रत्यक्ष बिक्री संघ। मैं इंग्लिश में भी इसको बता देती हूँ। सो इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक है वो 15th नंबर पे आता है भारत। सो 2018 की तुलना की बात करें तो 2018 में 19वीं रैंक पे था। अब थोड़ा जो है अब आप देखेंगे कि वैसे भी भारत की जितनी भी उद्योग प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी चल रही है पहले के मुकाबले अगर आप बात करें। सो इसलिए भारत की जो रैंकिंग है वो भी आप कह लीजिए कम आ गई है, 15th आ गई है अकॉर्डिंग टू 2018। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है और सेकंड नंबर पे कौन सा देश है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया इस सूची में पहले नंबर पर आता है। और सेकेंड नंबर पर इस सूची में आता है चाइना। और भारत का ध्यान रखना, भारत आता है 15th नंबर पे। वैसे थर्ड नंबर पे हांगकांग है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट आप इतना तो ज़रूर ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस मोबाइल ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया, मतलब उस मोबाइल ऐप का आपको नाम बताना है। सो ऑप्शन इसका है आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। कूर्मा जो है वो उस एप्लीकेशन का नाम है जिसके तहत कछुओं को जो है वो संरक्षण दिया जाएगा। मतलब आपके आसपास जो कोई अगर मान लीजिए कछुए अगर हैं तो आप उस ऐप के ज़रिए इन्फॉर्म भी कर सकते हो। उस ऐप में आपको ये बताया भी जाएगा, इंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा कि किस तरीके से आप कछुओं को बचा सकते हो। तो इसलिए ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर है उन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आंसर ध्यान रखना कूर्मा, और ये भी ध्यान रखना किसके संरक्षण के लिए है, तो इंडियन टर्टल्स यानी भारतीय कछुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज विश्व शतरंज दिवस जो है हाल ही में अभी विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। तो बोला है कब मनाया गया है भाई, अगर मनाया गया है तो बताइए फिर कब मनाया गया है। अगर आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन का तो आप सोच के आंसर अपना रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई को भी हाल ही में यूएन के द्वारा जो है वो इस दिवस को मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1924 से इसे मनाना शुरू किया था। पहली बार पेरिस में इसको मनाया गया था। इसके तहत देखिए क्या किया जाता है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मेन वही होता है कि जो युवा वर्ग पीढ़ी है, जो बच्चे हैं या फिर जो कोई भी वर्ग पीढ़ी हो, उसको शतरंज की उपयोगिता बताना, उसकी तरफ आकर्षित करना। बिकॉज शतरंज एक देखिए दिमागी खेल होता है, इससे आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को सोचता ज़्यादा है, आप ज़्यादा अपना मेंटल जो पावर है उसको यूज़ ज़्यादा करते हो। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए इस दिवस को बनाया जाता है, लोगों को इस चीज़ में जागरूक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर
11th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। क्यों रहेगा, देखिए, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे। सो मैंने भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, तो उनका जो कार्यभार संभाल रही थी वो आनंदीबेन पटेल संभाल रही थी, जो कि यूपी के राज्यपाल हैं। सो अब उनकी जो काफ़ी ज़्यादा उनकी इस टाइम स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, उसी के चलते जो है वो उनका निधन हो गया है। और ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन। सो अगर बात करें तो ये लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य जो हैं वो रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने योगदान दिया है अपना। ये बीजेपी के जो हैं वो सदस्य थे। तो आंसर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर। और इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। सो क्लियरली आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स के हमारे जो 12 क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए। अब हमारे शुरू होते हैं स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन। सो फर्स्ट हमारे पास स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस में पूछा गया है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएई। तो यूएई करेंसी का मतलब देखिए क्या होता है, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। तो हमें बताना है यहाँ पे यूएई की मुद्रा क्या है। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स, तो उसकी मैंने बोली थी अभी आपको क्या है, करेंसी दिरहम। कैपिटल पूछी थी तो कैपिटल उसकी क्या है, अबू धाबी उसकी कैपिटल है। यूएई की कैपिटल भी ध्यान रखना, ठीक है। करेंसी ध्यान रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। हंगरी की आपको राजधानी बतानी है, तो आंसर है इसका बुदापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुदापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए मैंने हिस्ट्री से इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपके बाकी चीज़ों की भी प्रिपरेशन होती रहे। फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन। जो फेमस गायत्री मंत्र है, जो सभी के घर में बोला जाता है, जो सभी को आता भी होगा, ये कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन सी शास्त्र से, वेद से लिया गया है। ऑप्शंस में है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो ध्यान रखना, जो गायत्री मंत्र है प्रसिद्ध, ये ऋग्वेद से लिया गया है। हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से जो है वो इसे लिया गया है। ऋग्वेद के 3rd मंडल से इसे आप कह सकते हैं लिया गया है, और इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, गायत्री मंत्र को। सो क्वेश्चन नंबर 3rd आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4th इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। जो नीचे दिए गए प्लैनेट्स हैं इसमें रेड प्लैनेट यानी हिंदी में बोलें तो लाल ग्रह जो है वो किसे कहेंगे। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मार्स, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखा होगा आपने मंगल की फोटो रेड कलर की दिखती है, रेड कलर की दिखाई जाती है। अब वहाँ पे रेड कलर क्यों है, मतलब मंगल लाल ही क्यों दिखता है, ये भी पता होना चाहिए। तो मंगल ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा आयरन ऑक्साइड कंटेन है, मतलब आयरन ऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्लैनेट है उस पर रेड कलर रिफ्लेक्ट होके आता है, तो हमें वो रेड कलर का दिखता है प्लैनेट। और अगर बात करें सन से डिस्टेंस के आधार पर जो मंगल है वो 4थे नंबर पर आता है, ठीक है। सबसे पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ एंड देन मार्स। सो क्लियर है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोएस्ट यानी निचली लेयर होती है, अगर आपने पढ़ा है एटमॉस्फेयर के बारे में, सो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको पांचों के बारे में बताऊंगी, पहले इसका आंसर बता देती हूँ, 5th ऊपर बना देते हैं। सो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होते हैं, जिसमें से सबसे नीची लेयर का नाम बताना है, तो सबसे नीची लेयर का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी मैं आपको बता दूं, देखिए 5 लेयर है, 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर, बीच में 3rd वाली होती है मीजोस्फेयर, एंड देन होती है आइनोस्फेयर, और लास्ट में होती है एक्सोस्फेयर। तो 5 ये लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, मतलब एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए उसको लेयर्स में बांट दिया गया है, ताकि अध्ययन जो है उसका बहुत आसानी से कर सके। लेयर बाय लेयर करेंगे तो ईजी पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। सबसे लास्ट की यानी सबसे ऊपर में सबसे लेयर कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर, और जो सबसे निचली होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटो आती है, फिर मीजो, फिर आइनो, देन एक्सो। इस तरीके से कितनी लेयर होती हैं, टोटल 5 होती हैं। तो इसमें लोएस्ट लेयर पूछी थी तो ट्रोपोस्फेयर लगा के आना है आपको, सही आंसर।
तो 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस के भी फिनिश हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आप हमारी जो वीडियो का कंटेंट है यानी PDF फाइल है उसको भी ले सकें। बाकी क्विज़ वगैरह भी वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कराई जाती हैं। तो चलिए गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू एंड पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।